गुड मॉर्निंग क्लास एनपीओ के पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ये भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही है चैप्टर में। अब हमें आगे क्या स्टडी करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगी। जैसे अभी हमने ये सब पढ़े थे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन की कैसे आउटस्टैंडिंग एडवांस की एडजस्टमेंट होगी बिगिनिंग ईयर में, एंडिंग में, प्रीवियस में एंड नेक्स्ट ईयर में। तो ये सब टेबल हमने पढ़ी थी और याद भी आई थी। होप आप सब स्टूडेंट्स ने कर ली होगी। अब सेकंड पार्ट हम इसका स्टडी करते हैं, फंड अकाउंटिंग। फंड अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होते हैं, फंड्स बनते हैं। जैसे मैच फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, या फिर आपका पेविलियन फंड हो गया। मतलब कोई भी फंड बनेगा किसी भी मतलब जैसे आपके मैच ऑर्गेनाइज होने वाला है आपके स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, तो मैच फंड होगा जिसमें मैच के जितने भी मटेरियल आए, स्पोर्ट्स किट आई, तो उसका एक्सपेंस, उसकी इनकम, उसमें कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा तो उसके एक्सपेंस, उसमें आपको कोई स्पॉन्सर्स में पैसा मिला है, डोनेशन प्रोवाइड हुई है तो उसमें इनकम। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ती हैं फ़ंड में। या फिर हमें कोई डोनेशन रिसीव हो रही है तो वो सब क्रेडिट करेंगे। तो ये आप अभी चाहें ये फ़ंड अकाउंटिंग बस हेडिंग डाल दीजिए फ़ंड अकाउंटिंग, ये इंट्रोडक्शन चाहे नहीं लिखिए, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं क्योंकि मैं आगे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। और साथ में आज हमारा टॉपिक ये भी रहेगा स्टडी करने के लिए कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जो एंट्रेंस फ़ी होती है, एडमिशन फ़ीस होती है और लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है, स्पेशल रिसीप्ट होते हैं, डोनेशन होती है। डोनेशन 2 टाइप्स की, जनरल एंड स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि कोई डोनेशन प्रोवाइड करे कि मंदिर बनाना है, कोई डोनेशन प्रोवाइड करे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, कोई डोनेशन प्रोवाइड करे कोई स्पेसिफिक कोई बिल्डिंग ऐसी बनानी है जो सोसाइटी की हेल्प करे, तो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और सेल ऑफ यूज़ और स्पोर्ट्स मटेरियल का कैसे ट्रीटमेंट होगा, या सेल ऑफ ओल्ड एसेट का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। एंड ऑनेडियम क्या होता है, एक तरीके का एक वेलकम करना। कोई आया आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए जो फूलों की माला पहनाई जाती है तो वो एज अ वेलकम के लिए। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस, रिवेन्यू रिसीव्ड या कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीव, इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा। लीगेसी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। लीगेसी क्या होता है, एक बिल होता है जो एक मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है, ऐसा जायदाद के फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो एक रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, ये जो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाती है। तो इन सब के ट्रीटमेंट हैं ये सारे, ये आप थ्योरी में लिख सकते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का कैसे ट्रीटमेंट होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का हमें पता है, ओपनिंग स्टॉक जितने होंगे प्लस परचेज़ जितनी होगी। परचेज़ का एक फार्मूला हमने 11th में पढ़ चुके हैं, तो वो वाला फार्मूला भी अप्लाई हो जाता है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मैं आपको एक बार रिमाइंडर करवा दूंगी कि परचेज़ का कौन सा वाला फार्मूले की बात कर रही हूँ। फिर ओपनिंग बिगिनिंग में अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो वो माइनस, अब एंडिंग में आउटस्टैंडिंग है तो वो प्लस, एडवांस में बिगिनिंग है तो वो प्लस, एडवांस में एंडेड है तो माइनस। तो ये सब चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की बात करेंगे तब। सेपरेट लीगल एंटिटी में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। और सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, वो एंटिटी जो आपकी कंट्रीब्यूशन करवा रही है। एक ऐसा कंट्रीब्यूशन पैसों, मतलब एक ऐसा फंड पे अपना एक मेंबरशिप में एक अपना कंट्रीब्यूशन डालना। जैसे आप डोनेशन दे रहे हो, मेंबरशिप फीस दे रहे हो, कहीं क्या मेंबर हो क्लब के, रोटरी क्लब के, तो आप उसमें हमेशा एक मेंबरशिप फीस दोगे, सब्सक्रिप्शन फ़ी आपकी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें एनपीओ की, तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अगर ये सभी बनाने को आते हैं तो इस हिसाब से इसका मार्क कैलकुलेशन होता है 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। अगर इंडिविजुअली वो पूछता है तो भी इसी हिसाब से शॉर्ट में 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर एक आएगा तो उसमें आपके इस तरीके का लेंथी क्वेश्चन होता है। अदरवाइज़ 2 क्वेश्चन तो हमें बोर्ड में देखने को मिलते ही हैं। एक 4 मार्क्स की बैलेंस शीट ले लेता है, 3 मार्क्स की इनकम एक्सपेंडिचर, एक लेंथी का सा क्वेश्चन आ जाता है 7 मार्क्स का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है 3 या 4 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो इसलिए अच्छे से करना है, ईजी भी बहुत है। फिर रिसीव एंड पेमेंट की बात करें तो रिसीव एंड पेमेंट में जितना भी हमारा समरी होती है कैश की, जो भी हमारे लिए कैश आया, रिसीव हुआ, या फिर हमने कोई पेमेंट करा कैश का, तो 1 साल के अंदर रिसीव एंड पेमेंट में क्या होगा, जो हमारे 1 साल, ये मतलब रिसीव एंड पेमेंट में जो 1 साल से ज़्यादा की भी मतलब है पुरानी,
तो वो चीज़ें इसमें आ सकती हैं। इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ आपको 1 साल को फॉलो करता है, और ये जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है कैश और बैंक की अकाउंटिंग ईयर में जो भी हुई है, कैश में से अकाउंटिंग ईयर, ओपनिंग कैश, डेबिट, क्लोजिंग कैश, ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होती है इसमें। और रिसीव पेमेंट में हम ये एक टेबल है, अगर आपने फॉर्मेट याद कर रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर लें तो उसमें मैंने बताई दिया कि एक नॉमिनल अकाउंट है। तो रिसीव एंड पेमेंट में तो आप कितने भी पुरानी जितना भी आपने रिसीव करा, चाहे पिछले साल का है या आने वाले साल का है, वो सब ले सकते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल अकाउंट है, इस साल के सारे ट्रांजेक्शन लेगा। गेन जितने होंगे वो क्रेडिट साइड और एक्सपेंसेस जितने होंगे वो डेबिट साइड, क्योंकि हमने 3 गोल्डन रूल पढ़े थे, रियल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करते हुए चलता है इनकम स्टेटमेंट। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं या रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं जो नॉट रेगुलरली नहीं होते हैं। जैसे आपने परचेज़ करी लैंड, एक बार आप लैंड खरीदोगे वो आपके पास 10 साल तक, 15 साल तक चलेगी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे आप रोज़ की स्टाफ की सैलरी दे रहे हो, कोई रेंट पे कर रहे हो, तो वो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब कैपिटल रिसीव ऐसे रिवेन्यू रिसीव, तो ये सब बैलेंस शीट का पार्ट है। कैपिटल रिसीव में आप कोई लाइफ मेंबरशिप फीस ले रहे हो या बिल्डिंग का कोई फंड है, बिल्डिंग में कोई पैसा लग रहा है, बिल्डिंग का आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो एक्सपेंस हो रहा है, बिल्डिंग को आपने रेंट पे दे रखा है तो इनकम हो रही है, तो रिसीव कर रहे हो कोई भी सेल ऑफ फिक्स एसेट से, तो ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। रिवेन्यू ट्रांजैक्शन, जो रिवेन्यू ट्रांजैक्शन में आपकी जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, जो आप डेली का डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, दिस ईयर ओनली, जो आपकी इस साल के अंदर 12 मंथ के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, तो उससे हम एक्चुअल बेस अकाउंटिंग बोलते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो मोर देन 1 ईयर, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ लास्ट पार्ट में कि आपका ये इसमें अमाउंट जो आता है वो एक्चुअल बेसिस नहीं फॉलो करता है। ये एक्चुअल बेसिस मतलब जो आपका मोर देन रिसीव एंड पेमेंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्चुअल बेसिस होता है दिस ईयर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये फॉर्मेट है। मेन जो मैंने लिख रखे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये चीज़ें तो कंपलसरी हैं कि आती हैं, बाकी आपकी बुक में जो दे रखा है वो सारी आइटम्स भी हैं, उसमें याद हो जाए। अदरवाइज़ ये ईजी फॉर्मेट है, ये जल्दी से याद हो जाएगा। ये तो आप माइंड में रखिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। बाकी वो वाला तो फॉर्मेट आपको याद करना ही होगा। अगर क्वेश्चन टफ आता है तो थोड़ा सा उस फॉर्मेट को भी आप याद रखिए तो हेल्प मिलेगी। और उसके बाद वही सब्सक्रिप्शन की टेबल आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर्ड, ये मैंने आपको लास्ट में भी दे दी है। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो माइनस, प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो माइनस, और एंड में अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है माइनस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस। जस्ट अपोजिट इसके क्या होता है, प्रीपेड का। एक ही टेबल में एक चीज़ माइंड में सेट रखो तो दूसरा अपने आप ही जस्ट अपोजिट होता है। हम पहले पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते थे। इसमें क्या होता है, इसमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। कभी कभी रिसीव पेमेंट, जैसे ट्रेडिंग दिया होता था पीएनएल बनाते थे, ऐसे इसमें रिसीव पेमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनानी होगी। इनकम में हम सरप्लस एंड डेफिसिट दिखाएंगे। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल उसमें दी होती थी, इसमें कभी कभी हमें कैपिटल फंड अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट में भी इसमें कभी कभी हमारी कैपिटल दी हुई नहीं होती है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना होता है कि हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट अकाउंट बनाना पड़ता है। मतलब जैसे हम पहले बैलेंस शीट बनाते थे वैसे टाइप से हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। उसका जो अमाउंट होता है वो हमें जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद बननी होती है बैलेंस शीट, उसमें हम उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आगे के एक एक टॉपिक को मैं लेते हुए कवर करते हुए चलूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। ये सब चीज़ें कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे समझने के लिए, अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब होती है तो समझने के लिए सही है। बाकी लिखने में आप सिर्फ फॉर्मेट लिखें और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग, बैलेंस शीट का मीनिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आपका फ़ंड रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको मैच फ़ंड, पेविलियन फ़ंड। तो फ़ंड में क्या होता है, फ़ंड जो होंगे हमारे
उसमें जो इनकम होंगी वो हम ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस होंगे वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एक प्राइस फंड है, उसमें एक एग्जांपल से हम बात कर लेते हैं। प्राइस फंड है, एफडी है, उसमें 8% का इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें डोनेशन रिसीव कर रहे हो और एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो हमारा प्राइस फंड जैसे हमने लेट कर लिया, 2 लाख का प्राइस फंड था, 8% का इंटरेस्ट आ रहा था 2 लाख पे, तो 16,000 ऐड कर दिया। कुछ डोनेशन भी हमें उसमें मिली प्राइस फंड में, 10,000 के डोनेशन। कुछ एक्सपेंसेस हुए तो एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए, जैसे हमें टॉफ़ी वॉफ़ी देनी पड़ी, तो ये सब हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। तो इस तरीके से ऐसे मैच फंड का होता है। जो भी टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट फंड बनेगा, उसमें जो हमारी इनकम होगी वो ऐड कर देंगे और जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस हो जाएंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी हमारे टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस होंगे वो इस तरफ आएंगे एंड बैलेंस शीट में हमारा फाइनल अकाउंट आएगा। अब एक और इलस्ट्रेशन एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे टूर्नामेंट फंड है हमारा 10 लाख का, उसमें डोनेशन मिली 50,000 की, एक्सपेंसेस हुए 10,80,000 के। तो अब फंड है 10 लाख का, डोनेशन हुई हमें 50,000 की, डेल हमारे पास 10,50,000, एक्सपेंसेस 10,80,000 के हो गए। अब 30,000 का हमें लॉस हो गया। जब लॉस होता है तो हम कैसे शो करते हैं बैलेंस शीट में? इनकम होगी तो हम सिंपल सीधा लायबिलिटी में शो कर देंगे, लेकिन जब हमें लॉस हुआ तो हमें ये सारी कैलकुलेशन जो हम करते हैं वर्किंग नोट की, तो यहाँ पे 1,80,000 है एक्सपेंसेस, लेकिन हमें क्या दिखाना है बैलेंस शीट में? हम बैलेंस नील दिखाएंगे, 1,50,000 ही दिखाएंगे, और जो बाकी का 30,000 का बैलेंस होगा वो हम कहाँ पे शो कर देंगे? एक्सपेंस अकाउंट में, क्योंकि बच रहे हैं कितने हमारे 30,000 रुपये, और वो हमारा क्या है? लॉस है। तो लॉस क्या है? नुकसान है, खर्चा है, तो इसे हम एक्सपेंस अकाउंट में शो कर देते हैं। इस ऐसी सिचुएशन में हमारे 2 अकाउंट क्रिएट होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही आगे जाके बड़े क्वेश्चन में जब ऐड होती हैं तो डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए ये अभी से फंडे क्लियर करते हुए चलो इस चैप्टर के। बहुत ईजी है। अगर हमारा जैसे हम फंडा बनाते हैं, 1.5 लाख का हमें टोटल मिला, एक्सपेंस हमारे 1,80,000 के हो गए, 30,000 का हमें लॉस हो गया, तो लॉस के लिए हम 2 अकाउंट क्रिएट करेंगे। जो हमारा लॉस हुआ है, लॉस वाला अमाउंट हम कहाँ शो करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट में हम अपना 1,50,000 करके नील कर देंगे। अब उसके बाद ये ट्रीटमेंट टूर्नामेंट एक्सपेंस है, सिंपल। इसमें जो हमारे एक्सपेंस के पार्ट होंगे वो एक्सपेंस में आ जाएंगे। इनकम हो रही है टूर्नामेंट पे तो वो हम इनकम में शो कर देंगे। फिर इसमें जैसे कुछ बैलेंस बचता है एक्सपेंस में, अगर इस साइड बैलेंस बचा है तो टू सरप्लस होता है, अगर इनकम की साइड बैलेंस बचा है तो बाई डेफिसिट। अब है नेक्स्ट टॉपिक पे कि अकाउंटिंग ऑफ एसेट इज़ क्रेडिटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। कभी कभी क्या होता है, कुछ एसेट हमें जब हमें मिलती हैं कुछ एसेट, तो उसका स्पेसिफिक फंड हम कैसे क्रिएट करते हैं? इफ़ एन एसेट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ एनी स्पेसिफिक फंड, जैसे बिल्डिंग या पेविलियन, तो हमारी ये क्या है? ये एक तरीके की हमारी एसेट है, लेकिन इसका कुछ अमाउंट हम ट्रांसफ़र किस में करते हैं? कैपिटल फंड। कैपिटल किसका पार्ट होता है? लायबिलिटी का। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा होता है एसेट हुआ जो हमें ट्रांसफ़र किस में करना पड़ता है? कैपिटल फंड में। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, बिल्डिंग फंड 10 लाख का है, एक्सपेंडिचर उसमें 7 लाख के हुए, तो बिल्डिंग फंड और इस पर एक्सपेंडिचर में 7 लाख का हुआ, तो कैपिटल फंड की फिर मैं ये टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ स्टूडेंट्स।